हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां पर आप पढ़ने वाले हैं बीए के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं हिंदी के उनको। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से कि जब प्रश्न बनते हैं तो उनको आप कितने तरीके से कितने पॉइंटों में रख के अपने अच्छे जो अंक हैं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ स्वागत है आप सभी का। चलिए और बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न रहने वाला है धूमिल से। ठीक है, धूमिल के बारे में जानना है तो क्या है प्रश्न, आ जाइए कि धूमिल की कविताओं के भाव पक्ष एवं कला पक्ष पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्या डालना है कि धूमिल के कला पक्ष और भाव पक्ष पर प्रकाश डालना है। ठीक है, आ जाइए। तो समकालीन जीवन में व्यापक विसंगतियों और विद्रुपताओं एवं पीड़ा की जीवंत अभिव्यक्ति धूमिल के काव्य में दृष्टिगोचर होती है। इन्होंने सामाजिक एवं राजनीतिक कुरूपताओं पर तीखा व्यंग किया है। धूमिल जी ने सामाजिक एवं राजनीतिक कुरूपताओं पर तीखा व्यंग किया है, यानी कि वहां पर अपने उन विचारों को व्यक्त किया है जो समाज की बुराइयों को और क्या नाम है राजनीति की बुराइयों के बारे में उभर कर आए उनके शब्द हैं। आइए आगे कहता है कि भाव पक्ष की दृष्टि से धूमिल के काव्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो भाव पक्ष, ठीक है, यहाँ पर आप याद रखेंगे कौन सा पॉइंट चल रहा है आपका, तो भाव पक्ष है। कौन सा पक्ष है बच्चे, भाव पक्ष की बात करेंगे। पॉइंट रहेगा आपका नंबर 1, सामाजिक चेतना। समाज की विषमताओं विसंगतियों को कवि ने बड़ी बारीकी से और यथार्थ रूप से उभारा है। समझ गए, समाज की जो विषमताएं हैं, जो बुराइयां हैं, उनको यथार्थ प्रकार से उभारा है, यानी कि इस प्रकार से उभारा है जैसे कि जो भी पढ़ेगा उन रचनाओं को, उन कविताओं को, तो लगेगा कि उनके आंखों के सामने ही हो रहा है। ठीक है, यानी कि एकदम ऐसे लगेगा सच्चाई में है, सामने ही हो रहा है। साथ ही मात्र यथार्थ चित्रण उनकी सामाजिक चेतना को इतना प्रखर नहीं बना सकता जितना उन्होंने समाज को एक दिशा देने का कार्य किया है। समाज को क्या दिया है, एक दिशा होने का कार्य दिया है। धूमिल की सामाजिक चेतना व्यापक क्षेत्र में फैली है। धूमिल जी की सामाजिक चेतना कहाँ पे है, व्यापक क्षेत्र में फैली है, यानी कि कोई एक संकुचित स्थान पर ही नहीं, व्यापक फैली हुई है। भ्रष्टाचार, अन्याय, चरित्रहीनता, खोखलापन, झूठ और ढोंग, मुखौटे लगी नैतिकता, राजनीति में व्यापक असंगतियां, भाई भतीजेवाद, आजादी के बाद की मोह भंग की स्थिति या खोखला प्रजातंत्र, आम आदमी की असंगतियां। ठीक है, समझ गए जी। तो सारी चीजें सामने आ रही हैं, पीड़ा, मूल्यहीनता, निरर्थक समाजवाद की पुकार और ना जाने ऐसी कितनी ही स्थितियों पर उन्होंने प्रहार किया है जो सब समाज को कुतर रही हैं, यानी कि चूहा होता है ना, कपड़ों को कुतर देता है, तो उसी प्रकार से वो समाज को कुतर रही हैं। ठीक है, यानी खोखला कर रही हैं। एक उदाहरण प्रस्तुत है इसके लिए कि समाजवाद उनकी जुबान पर अपनी सुरक्षा का एक आधुनिक मुहावरा है। ठीक है, समाजवाद उनकी जुबान पर अपनी सुरक्षा का एक आधुनिक मुहावरा है। आइए आगे बढ़ते हैं और नंबर 2 पे आएंगे। दूसरा पॉइंट आप डालेंगे कि विकृतियों एवं कुरूपताएं। दूसरा पॉइंट आप समझेंगे विकृतियां और कुरूपताएं। तो ये क्या है, तो आपने पॉइंट दर पॉइंट बनाएंगे तो आपको आपके अंक मिलते चले जाएंगे, कोई अध्यापक आपके अंक नहीं काटेगा। धूमिल ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, संस्कृति स्थितियों और विसंगतियों का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। ठीक है, उन्होंने शोषण के समग्र प्रक्रिया को बेनकाब किया है। उनके काव्य में कहीं जनतंत्र का खोखलापन है तो कहीं पर सामाजिक कुरूपता का नग्न चित्र दर्शाया गया है। धूमिल को आजादी के बाद का भारत
अपनी पूरी दुर्दशा के साथ दिखाई पड़ता है, तभी वह कह उठते हैं, क्या कह उठते हैं कि 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूं, 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूं, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है। ठीक है, आइए तीसरा पॉइंट आप डालेंगे प्रजातंत्र। तीसरा पॉइंट क्या डालेंगे? प्रजातंत्र। कि देश में प्रजातंत्र आया जिससे जनता का शासन जनता के लिए माना जाता है। प्रजातंत्र का मतलब क्या है? कि जनता का शासन जनता के लिए, परंतु जनतंत्र, जनतंत्र आम आदमी को, समाज को और देश के लिए कितना निरर्थक हो उठा, यह धूमिल ने समझा और परखा। जनतंत्र के सूर्योदय में जनतंत्र यानी जनता स्वतंत्र है, अब अपने हिसाब से रह सकती है, जी सकती है, उसके अपने क्या हैं, उसके अपने पॉइंट हैं। और फिर कह रहा है कि सूर्योदय का मतलब है कि धूमिल के अनुसार फाइलों और अलमारियों से सिसकती वेदना निरर्थक गूंगेपन से सही जा रही है। यानी कि कहने को तो ये जनतंत्र है, ठीक है, कहने को जनतंत्र प्रजातंत्र है, ठीक है, पर जिसे जनता का शासन जनता के लिए माना जाता है, परंतु ये सभी क्या है? फाइलों में और अलमारियों में सिसकती वेदना की तरह जैसे निरर्थक गूंगेपन को सही जा रही है। ठीक है, कोई कुछ कहना नहीं चाहता। भोली भीड़ की पीड़ा को छल से बहकाया जा रहा है, तभी वे कहते हैं। भोली जनता है, उसको छल से बहकाया जा रहा है, इसीलिए वो कहते हैं। सिर कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ाते हुए जनतंत्र में, ठीक है, यानी कि भाई वो बोल नहीं सकते हैं, कुछ जो कुछ भी है वो झेलते जा रहे हैं। आइए, तो उन्होंने कहा कि सिर, आपको ना 4 लाइनें फिर लिखनी होंगी, उसके आधार पे उन्होंने किसके लिए कहा, कैसे कहा। तो सिर कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ाते हुए जनतंत्र में सुबह सिर्फ चमकते हुए रंगों की चालबाजी है। समझ गए? सिर कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ाते हुए जनतंत्र में, सिर कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ाते जनतंत्र में सुबह सिर्फ चमकते हुए रंगों की चालबाजी है और कुछ नहीं। आइए तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट डालेंगे आप, चौथा पॉइंट बनाएंगे व्यवस्था का विरोध। व्यवस्था कैसी है जिनका उन्होंने विरोध किया? तो व्यवस्थाओं का विरोध तो लिखा, बताया गया उन्होंने कि स्वतंत्रता के बाद सत्ता के साथ व्यवस्था भी अनाचारी, भ्रष्ट और त्रास्त हो उठी। धूमिल मानते हैं कि व्यवस्था से न्याय की आशा करना व्यर्थ है। वे स्वीकार करते हैं, भाई सीधी बात है, स्वतंत्रता के बाद सत्ता के साथ व्यवस्था करना क्या है? तो यहाँ पे आप कहेंगे अनाचारी, भ्रष्ट और त्रासदायक, यानी कि दुखी हो उठे, दुख उठा है। धूमिल मानते हैं कि व्यवस्था से न्याय की आशा करना, जो व्यवस्था बनाई गई है उससे अगर न्याय की आशा करना व्यर्थ है। वे स्वीकार करते हैं कि आजकल शहर कोतवाल की नियत, आजकल शहर कोतवाल की नियत और हथकड़ी का नंबर 1 है, और हथकड़ी का नंबर 1 है। ठीक है, समझ गए? चलिए बहुत अच्छा, आ गया ये। आजकल शहर कोतवाल की नियत, ठीक है, और हथकड़ी का नंबर 1 है। आ जाइए, तो अगला पॉइंट आप बनाएंगे यहाँ पर। अगला पॉइंट आएगा यथार्थ परक, 5वां नंबर देंगे, यथार्थ परक दृष्टि। धूमिल ने जो भोगा सो गया, ठीक है, धूमिल ने जो भोगा सो भोगा, इसी से तीखा गाया, इससे भी क्या तीखा गाया, बेबाक गाया। उन्होंने समसामयिक क्या कहा कि धूमिल ने जो भोगा सो गाया, धूमिल ने जो भोगा था उसको ही गाया है, उसको ही गाया है, इसी से तीखा गाया है, इसी से, इससे ही तीखा गाया है, ठीक है, इसी से तीखा गाया है, बेबाक गाया है। उन्होंने समसामयिक यथार्थ की सभी विसंगतियों को उभारा है और बेबाकी से उभारा है, बिना डर के उभारा है, बेबाकी। आज की स्वार्थ की स्थिति पर वे कह उठे, क्या कह उठे? तो लाइनें तो आपको लिखते रहनी है। क्या कह उठे हैं? नहीं अपना कोई हमदर्द यहाँ, नहीं अपना कोई हमदर्द यहाँ नहीं है। मैंने एक एक को परख लिया है, मैंने एक एक को परख लिया है। मैंने जिसकी पूंछ उठाई है, मैंने जिसकी पूंछ उठाई है उसको मादा पाया है, उसको मादा पाया है। ठीक है, आइए बहुत अच्छा, आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो पॉइंटों को आप देखते रहना,
बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रखे गए हैं। क्या है तो यथार्थ दृष्टि है, यानी कि बिना डरे वो बेबाक अपनी बातों को रखते हैं। कौन? धूमिल जी। तो उन्होंने ऐसे ही यथार्थवाद दृष्टि रखते हुए पॉइंट को बताया, विसंगतियों पे ध्यान देते हुए कहा कि नहीं अपना कोई हमदर्द, नहीं अपना कोई हमदर्द यहाँ नहीं है, अपना कोई हमदर्द यहाँ नहीं है। मैंने एक एक को परखा है, मैंने एक एक को परखा है, और मैंने जिसकी भी पूंछ उठाई है मैंने उसे मादा पाया है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट डालेंगे, नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्यों के बारे में जानेंगे यहाँ पे, उनके विचारों को। तो भारत की यह भी सबसे त्रास्त स्थिति रही है कि आजादी के बाद मूल्यहीनता ने अपने पांव चारों ओर पसारे हैं। धूमिल ने इसे बेहिचक उतारा है। वे तो इसे पशुता की श्रेणी में ही समेटते हैं। नगर की पशुता पर वे कहते हैं। नैतिकता कैसी है, नैतिकता पर उन्होंने 4 लाइनें बताई हैं। तो नैतिकता के बारे में धूमिल जी ने कहा, तो सुनिए क्या कहा कि ना भट्टियां सब जगह हैं, ना भट्टियां सब जगह हैं, सब जगह लोग सेकते हैं सील। ठीक है, समझ गए? ना भट्टियां सब जगह हैं, सब जगह लोग सेकते हैं सील। तो इस तरह आप ध्यान रखेंगे कि किस तरह से उन्होंने बताया है कि नगर कैसा है, नगर की हालत कैसी है। शहर आजादी के बाद भी क्या है, सब मूल्यहीन है, कुछ मूल्य नहीं है बातों का। तो भट्टियां सब जगह हैं, सब जगह लोग सेकते हैं सील। निष्कर्षतः है वो कह रहे हैं कि कह सकते हैं कि समकालीन कविता में वर्तमान विसंगतियों, कुरूपताओं को उजागर करने वाला, उन पर गहरी चोट करने वाला धूमिल दूसरे प्रजातंत्र की तलाश करता है। मानवीय धरातल को व्यापक संवेदना में परखता है, सामाजिक उत्पीड़न की बखिया उधेड़ता है, राजनीति व्यवस्था का भांडाफोड़ करता है। बहुत हालत खराब है उन्होंने बताया, धूमिल जी ने बहुत अच्छे में। अब आ जाइए, तो अभी आप चल रहे थे क्या था, तो भाव पक्ष, कला पक्ष की बात करते हैं। कला पक्ष की बात करते हैं। कला पक्ष में क्या आता है, तो भाषा, कला पक्ष। ठीक है, कला पक्ष में आएगा तो पॉइंट डालेंगे भाषा। भाषा के बारे में जानते हैं, आइए। धूमिल ने के काव्य में नए कवियों के समान जनभाषा का ही प्रयोग किया गया है। उनकी जो भाषा का प्रयोग किया है वो कैसी भाषा है, जनभाषा का ही प्रयोग किया है कि हर जन को वो भाषा समझ में आए। ठीक है, साथ ही उनकी भाषा जानदार है, जानदार, चीरने वाली है, यानी कि अंदर से ऐसे लगता है कलेजे को चीर के निकल गई है, ऐसी उनकी भाषा है। धूमिल ने भाषा के क्षेत्र में सजगता का परिचय देते हुए उसने काफी धारदार बनाकर जीवन संदर्भों से जोड़ा है। अखबारी भाषा में भी धूमिल परिचित स्थितियों के यथार्थ मामरिक चित्र खींचने में समर्थ रहे हैं। उनकी भाषा अनुभव के निकट है, सपाट है, खुरदरी है और कड़ी भी है। अभिव्यक्तियां बेलोस और निर्मम हैं। ठीक है, अभिव्यक्तियां बेलोस और निर्मम हैं। कैसे, आइए जानते हैं कि 20 साल बाद अपने आप से एक सवाल करता हूं, 20 साल बाद अपने आप से एक सवाल करता हूं, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है। आ जाइए, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शब्द चयन करना। भाषा कैसी है उनकी, जनभाषा है। ठीक है, जो हर जन उनकी भाषा को समझ सके, तीखी है ना, चीरने वाली है हृदय को। शब्दों का चयन कैसे किया है, आइए। शब्दों के चयन की बात करें तो उनका शब्द चयन विलक्षण है, अनूठा है, वैविध्यपूर्ण है और सार्थक और प्रभावी तो है ही। ठीक है, साथ ही नए अर्थ ध्वनित करने में पूरी तरह सक्षम है, यानी कि नए अर्थ उन्होंने वहां पर लाए हैं। आइए, ठेठ आंचलिक जनभाषा के शब्दों में, ठेठ आंचलिक जनभाषा के शब्द, इससे उनकी भाषा में सरसता सरलता के साथ गहन अभिव्यक्ति क्षमता समाहित हो गई है। जैसे लत्ते सा, कमीना, चालबाजी, रियाती रह गई है ना, ऐसे शब्द हैं। और गाभिनी पेट की तरह आदि, इस तरह के उन्होंने शब्दों का चयन किया है। तो नंबर पॉइंट 1 पे आ जाइए। सेकंड, तत्सम शब्दावली है। कैसी तत्सम शब्दावली है, सम्मोहन, शंका, संवेदना, तटस्थता, विरवाहनी, असहाय, रिक्तता आदि। ठीक है,
उर्दू शब्दों को भी यहाँ पे लिया गया, जैसे वक्त, उफनते, अदाना, मोहताज हैं, शरीफ लोग, तलाशना आदि अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। सूक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी की मान्यता है कि सूक्तियों और नए मुहावरों को के प्रयोग में धूमिल समकालीन कविता में भाषिक संपन्नता की दृष्टि से शायद अकेले हैं। तो नाम याद रखेंगे, डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी की मान्यता के अनुसार। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अलंकार योजना, क्या उन्होंने अलंकारों का भी आयोजन किया है यहाँ पर अपनी रचनाओं में? तो नंबर 3 डाल के लिखेंगे अलंकार योजना। धूमिल के काव्य में अलंकार का प्रयोग विरल है, क्योंकि तेज तर्रार पैनी भाषा से ही उनकी कविता फड़क उठती है। कैसी? तेज तर्रार पैनी भाषा से ही उनकी कविता क्या है, फड़फड़ा उठती है, यानी फड़क उठती है। पर उनका प्रस्तुत विधान ताजा और व्यंजक है। उन्होंने ठोस जमीन से अपनी आसपास से प्रस्तुतों का चयन करके कविता को जीवंत कर दिया है। 4 लाइनें हैं कि बच्चे भूखे हैं, माँ के चेहरे पत्थर, पिता जैसे काठ, अपनी ही आग में जले हैं जो सारा घर। समझ गए जी? एक बार और सुन लीजिए। बच्चे भूखे हैं, माँ का चेहरा पत्थर, बच्चे भूखे हैं, माँ का चेहरा पत्थर, पिता जैसे काठ, अपनी ही आग में जले हैं जो सारा घर। आइए छंद योजना, छंदों को भी यहाँ पर लिखा है, यानी छंदों का भी प्रयोग धूमिल जी ने किया है। धूमिल की कविता में छंद का बंधन नहीं है, पर उनमें एक लय सर्वत्र प्रवाहित है। छंद का बंधन नहीं है, पर एक लय है। इस लय का स्वरूप उभर कर उस स्थान पर स्पष्ट हो जाता है जहां धूमिल तुकांत की एक झड़ी लगा देते हैं। तो संसद तेली की वह घानी है, संसद तेली की वह घानी है, जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। समझ गए जी? आइए, तो संसद तेली की वह घानी है, जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। धूमिल नई काव्य चेतना का एक ऐसा सशक्त कवि है जो अपनी संवेदना में नहीं, शिल्प में भी अपनी किस्म का अकेला कवि है। उसकी काव्य भाषा का तेज तर्रार तेवर देखते ही जान पड़ता है। उसमें अप्रस्तुत प्रतीक और बिंब बड़े जीवंत हैं, यानी कि अप्रस्तुत है फिर भी लगता है कि जीवंत है, हमें चलचित्रों की तरह सामने दिखाई देते हैं, और व्यंजक भी हैं। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पे आपके जो पॉइंट हैं, ठीक है, आपका अगला जो पॉइंट आएगा ना, वो जयशंकर प्रसाद के लिए है। तो आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ेंगे, अगला वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी होती है, आगे बढ़ते चलेंगे और प्रसाद के बारे में जानेंगे। तो पॉइंट रहेगा जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधित्व कवि हैं, और बताना है कि किस आधार पे उनकी विवेचना करनी है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।